हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका क्लास 9th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स है। तो इसमें बेटा जो भी डिस्कशन होगा वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर को शुरू करूं, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं उसे इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपको बेटर वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि पीपल कैसे एक रिसोर्स के रूप में हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी उसको कैसे एसेट या कैपिटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको देखा कि इसमें जो कारक थे, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, जो भी फैक्टर थे, ये कैसे एक रिसोर्स को, यानी पीपल को, जो कि एक माना गया है कि ये संसाधन है, रिसोर्स है, इसको कैसे एक अच्छी तरह से उसे मैच्योर बनाया जाता है और उससे बेस्ट या बेटर रिजल्ट लिया जाता है। तो ये ऐसा करने के लिए इसके पीछे जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन है, ट्रेनिंग है या मेडिकल केयर है, ये इसकी एक बहुत इसेंशियल रोल बनता है, जिससे कोई भी पीपल एक एसेट या कैपिटल बनता है, नहीं तो वह लायबिलिटी बनी रहती है। और ह्यूमन एज रिसोर्स जब बन जाता है तो वह अच्छा यील्डिंग करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, जिससे उसका जो रिटर्न था पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह सेम वैसे ही इन्वेस्टमेंट है जैसे हम लोग फिजिकल कैपिटल में करते हैं, वैसे ह्यूमन रिसोर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसको देखते हुए हम लोग कंपेयर भी किए थे कि कैसे कोई भी पॉपुलेशन या कोई भी पीपल कैसे एक एसेट के फॉर्म में चेंज हो सकता है। अगर वह अपना विकास करना चाहता है तब तो बदल जाता है, लेकिन अगर वो बदलना नहीं चाहता, उसी में संतुष्ट रहता है, तो वह एक लायबिलिटी के रूप में बना रहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट अगर न किया गया। इसको देखते हुए हम लोग चैप्टर का देखे थे कि किस किस टॉपिक पर जो है डिस्कशन करना है। तो साकालन विलास की स्टोरी, सेकंड आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो मेन एंड वीमेन के द्वारा किया जाता है, कैसे कोई भी पीपल रिसोर्स या पॉपुलेशन उसमें क्वालिटी आती है, कैसे एसेट या कैपिटल बनता है। तो इसमें देखे थे बेटा कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और उसको स्किलफुल बनाने के लिए किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्कोप में उसे ट्रेनिंग दी जानी। तो इन सब से वो क्वालिटी बनता है, एक क्वालिटी इमर्ज होकर निकल आता है, जिससे कोई भी पीपल या किसी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वह एसेट बनता है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ इंक्लूड है किसी भी कंट्री में। तो जो भी एक्सपेंशन है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का, या कितने भी कैटेगराइज होगा अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब भी आगे देखेंगे। उसके बाद लास्ट में फाइनलाइजेशन करेंगे, बैंड करते हुए कंक्लूड कर देंगे, आपको समझा देंगे निष्कर्ष में कि क्यों जो है एक पीपल जो रिसोर्स है उसको अच्छा यूज करने के लिए कैसे उसको हम लोगों ने उस प्रयास किया, और एक लॉन्ग टर्म में वह फिजिकल कैपिटल के समान ही वह रिटर्न देने लगता है। तो इसको देखे थे, बाकी बच्चों ने इसमें जो आपस में कन्वर्सेशन किए हैं इसको भी देखे थे कि पीपल जो है रिसोर्स माना गया है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो अन्य फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तुलना में कहीं ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी और भी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको कोऑर्डिनेट करते हुए, कंबाइन करते हुए आपको अन्य साधनों को अच्छा या इकोनोमाइज देती है, यानी इसको इंटेंसिविटी देती है। तो ये सब चीज़ था, यानी ह्यूमन कैपिटल जो है वह अन्य साधनों की तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। इसके थ्रू हम अन्य साधनों को एक समूचा रूप में यूज करते हुए, यानी सभी साधनों को साथ में यूज करते हुए ह्यूमन कैपिटल एक अच्छा ऐसा माध्यम बनाता है, जिससे पहले की तुलना में अगर वह एसेट के फॉर्म में बदला हुआ पीपल है तो अच्छा उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। तो इस साकालन विलास की स्टोरी भी देखे थे कि कोई भी अगर विकास के लिए अपना बारे में अवेयर हुआ, जागरूक हुआ,
तो वह अपना तो विकास करता है, उससे बाद आने वाली पीढ़ियों का भी विकास करता है, जिससे पूरा एक कम्युनिटी एजुकेटेड होता है और पूरा देश इससे विकास के मार्ग की ओर अग्रसर होता है, यानी विकसित हो जाता है। तो यह एक वर्चुअस साइकिल बनता है। अगर अच्छा उसका संदेश जा रहा है, यानी कोई चक्र में एक डेवलपमेंट के मार्ग पर अग्रसर है, तो उसके आने वाली पीढ़ी यानी पूरा समुदाय, उससे जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं वह अच्छा काम करते हैं, यानी अच्छे प्रोडक्टिविटी यानी उसकी यील्डिंग कैपेसिटी विलास की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। तो विलास का जो मैटर था वो विशियस साइकिल था, यानी वो खुद विकास नहीं किया और अशिक्षित था, बीमारी में ग्रसित था, उससे न उसका विकास हुआ, आने वाली पीढ़ी भी उसकी वैसे ही बनी रहेगी, उसी व्यवसाय को अपनाएगा, तो वैसे वो विशियस साइकिल में फंस जाता है, यानी वो संकट के चक्र से निकल नहीं पाता, यानी वो इस चक्र में आप घूमता रहता है। ऐसे आने वाली पीढ़ी भी वही फॉलोअर बनेगी और वैसा ही करेंगी। तो इसको कंट्री के थ्रू भी एग्जाम्पल लेके समझे थे, जैसे जापान और इंडिया का। तो जापान के लोग हमेशा अपने विकास के बारे में सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी मोटिवेट करते हैं विकास के लिए, उनको इंसेंटिव देते हैं। तो इनसे क्या होता है, इससे वो कंट्री के सभी सदस्य एक दूसरे को देखते हुए कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अधिक जो है वो इच्छुक होते हैं। इससे वहाँ की तकनीक, वहाँ की कार्य करने की क्षमता और ढंग वो कहीं अल्प विकसित विकासशील देश से अधिक है, जैसे अपने इंडिया से कहीं अधिक है। तो कम चीज़ में अच्छा करके दिखा सकते हैं, लेकिन इंडिया रॉ मटेरियल जो है प्रचुर मात्रा में अबुडेंट क्वांटिटी में होते हुए भी वह उसका पूर्ण फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है, यानी उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है। जबकि जापान कम रॉ मटेरियल होते हुए यहाँ से वहाँ वो लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं अपने भारत से, फिर भी कम रॉ मटेरियल होते हुए वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले करके यहाँ से ज़्यादा वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है या करने का ढंग है वो कहीं अधिक है। तो जो भी है बेटा, ये वहाँ की जो भी रिसोर्स है वहाँ के लोग उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऐसा उसमें निवेश करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, उनको ट्रेनिंग ऐसे देते हैं, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इतना थिंकिंग कराया जाता है, सर्च कराया जाता है कि वहाँ के लोग हमेशा कुछ नया करने के लिए सोचते रहते हैं और करके दिखाते भी हैं। तो ये सब प्रभाव कैसे हुआ, वहाँ के लोग लैंड पर या कैपिटल पर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जितना वो लोग पीपल पर करते हैं, वहाँ के लोगों पर करते हैं। उनको इतना गुड फूड का न्यूट्रिएंट्स देते हैं, अच्छे पोषण तत्व देते हैं, जिससे कि वहाँ के व्यक्तियों के हेल्थ केयर पर अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे वहाँ की पॉपुलेशन अच्छा रिटर्न भी देती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और उन एक्टिविटीज़ में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, इसको भी हम लोग देख चुके थे। और एक्टिविटीज़ भी 2 टाइप्स की होती है, मार्केट एक्टिविटीज़, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इसका दूसरा नाम ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मार्केट मीन्स इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वह प्राइस मैकेनिज़्म, कीमत तंत्र के बेस पर ही होती है, यानी किसी भी गुड्स एंड सर्विस को कोई भी प्रोड्यूस करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी मार्केट एक्टिविटीज़ में, वह उसकी कीमत लगती है, कीमत के थ्रू ही वह डिमांड एंड सप्लाई होती है, जो मांग की जाती है उसको कीमत के थ्रू ही फुलफ़िल की जाती है और उसकी लागत भी होती है। लेकिन एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो होती है, लागत हो चाहे ना हो, लेकिन कीमत तंत्र से यानी मार्केट से उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वह स्वयं के लिए होता है, परिवार के सदस्य के लिए होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ इसमें प्राइस मैकेनिज़्म वर्क नहीं करता है, यह अपने ही फैमिली के मेंबरों के द्वारा ही मोस्टली वर्क किया जाता है, उन लोगों को कोई भी घर में वैल्यू भी नहीं देता उनके वर्क को, और वो उनकी वैल्यू फ्री इन कास्ट होती है। जबकि उन्हीं घर के जो हाउसवाइफ हैं उनको हटा करके अगर हम मेड को रखते हैं, तो वो जो मेड आएगी
वो एक मार्केट रेट पर उसकी वेज होगी, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाएगा। लेकिन घर डोमेस्टिक चोर्स पर डोमेस्टिक वर्क पर जो महिलाएं हाउसवाइफ के रूप में वर्क करती हैं, वो उनकी वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई प्राइज़ होती है वर्क का, उनको कोई भी कार्य पर उनको अहमियत भी नहीं देता है, तो इसकी वैल्यू नहीं होती, तो एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाता है। इससे कई एग्जांपल हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का पार्ट, जैसे आप घर के अहाते में वेजिटेबल आप ग्रो करते हैं, तो वह स्वयं के कंज्यूम करने के लिए करते हैं, इसलिए उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई मार्केट में कीमत नहीं लगती। अगर वही ले जाकर हम मार्केट में सेल करते हैं, अधिक प्रोडक्शन करते हैं, तो ये आपका मार्केट एक्टिविटीज़ का काम हो जाता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाता है। लेकिन स्वयं के लिए फसल उगाना, स्वयं के लिए वेजिटेबल उगाना, ये आपका नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। लेकिन वही सरप्लस जो वेजिटेबल और फसल होगी, अनाज होगा, वो आपके लिए जब मार्केट में उसको ले जाएंगे सेल करने के लिए, उसकी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू उसकी कीमत फिक्स पहले से ही डिटरमाइंड होती है। वो कीमत जो पहले से ही डिटरमाइंड होती है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, वह मार्केट एक्टिविटीज़ का पार्ट बना देती है। तो ऐसे देखते हुए हम लोग देखे थे कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल जो रीजन के कारण जो भी वर्क मेन एंड वीमेन में डिवीज़न कर दिया गया है, उसके थ्रू हम देखे थे कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ और मार्केट एक्टिविटीज़ का पार्ट क्या था। तो हम हाउस वाइफ को अच्छा एक एग्जांपल के रूप में दे सकते हैं कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट था, और वहीं जो फील्ड में मेन काम करते हैं, जो हिस्टोरिकल और एंशिएंट कल्चर रीजन के कारण ये वर्क डिवीज़न कर दिया गया था, उसके थ्रू जो मेन फील्ड पे काम करते हैं, तो उनके द्वारा उत्पादित किया हुआ सरप्लस जो ग्रेन होता है, जब मार्केट में बेचने के लिए ले जाया जाता है, तो उसकी प्राइस लगती है, क्योंकि वह डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू उस ग्रेन की जो कीमत होती है वहाँ पर वो फिक्स कर दी जाती है। तो वहाँ कर गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोड्यूस होगा मार्केट में, हम उसको एक वैल्यू समझेंगे, तब वो प्राइस मैकेनिज़्म के थ्रू वह एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाता है। तो ये सब देखे थे। अब इसका कई एग्जांपल भी है बेटा, आप देख सकते हैं, जैसे टीचर है अपने घर में बच्चों को पढ़ाता है, तो उसको फ्री इन कास्ट टीचिंग देता है, और अगर वहीं कहीं दूसरे बच्चों के लिए स्कूल में जाता है पढ़ाता है, तो वह स्कूल मैनेजमेंट के थ्रू वह उसके लिए सैलरी लेता है। ऐसे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर लोग अपना घर बनाते हैं, तो वो फ्री इन कास्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है घर पर। लेकिन वही अगर वो आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चर बना करके या किसी को प्रोवाइड करते हैं घर बनाने के लिए, तो उनकी एक वैल्यू होती है, उसका एक रेट होता है, वो फिक्स एक रेट होता है पूरा आर्किटेक्चर का, तो उसकी कीमत लगती है। ऐसे अगर कोई डॉक्टर है अपने बच्चों का इलाज घर पर करता है, तो फ्री इन कास्ट है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का पार्ट है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है। लेकिन वही अगर वो खुद क्लिनिक पर बैठता है, दूसरों के पेशेंट को देखता है, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाता है। ऐसे कई एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप सकाल और विलास की स्टोरी में भी देख सकते हैं कि दोनों मार्केट एक्टिविटीज़ का काम कर रहे हैं। अंतर यही है कि साकाल के माता पिता उसको शिक्षित बना करके उसको रोज़गार पर स्टैंड करते हैं, और अच्छा जो रिटर्न पाते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्ट किए साकाल में, उसके एजुकेशन पर केयर किए, उसके हेल्थ पे केयर किए, उसको एक ग्रेजुएट बना करके उसको एक फील्ड में स्किल्ड फुल बनाए, उसमें स्पेशलाइजेशन उनको प्रोवाइड कराए। लेकिन विलास पहले से ही गरीब था। गरीब तो साकाल के परिवार भी थे, बहुत रिचेस्ट नहीं थे, लेकिन वो अवेयर हुए, किसी भी ढंग से वो कष्ट झेलते हुए, किसी ढंग से वो लोन लेकर भी या किसी ढंग से पैसा कलेक्ट करके वो गरीबी सह करके वो उसको पढ़ाए और वो शिक्षित बनाए। तो उसका वो क्या मिला, उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है वो बहुत सुखद है, और वो प्रॉफिटेबल है, वो लॉन्ग टर्म में वो प्रोडक्टिविटी यील्डिंग करेगा। लेकिन वहीं बगल में विलास, जबकि वो गांव का ही क्लोज फ्रेंड था साकाल का, लेकिन उसमें क्या अंतर आया, डिफरेंस आया कि उसके जो माता पिता थे पहले से ही गरीब थे, और बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और दुर्बल भी थे, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो उनके पिताजी का जल्दी ही देहांत हो गया, यानी वो एक्सपायर हो गए। और विलास की माँ अपने पति का ही व्यवसाय जो फिशेज सेल किया करती थी मार्केट में, वही वर्क अपना लेती है, और विलास भी अपनी माता के हाथ कामों में हाथ बटाता है। वो धीरे धीरे उन्हीं के व्यवसाय में
वो भी हाथ बटाने लगता है और वही बिजनेस भी अपना लेता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? वो बिजनेस जो कर रहे थे वो लोग, उसके पिता जो कर रहे थे, माता कर रही थी, या वो भी करने लगा, तो उससे उनका सिर्फ जीवन यापन होता था। यानी उससे कोई वो बहुत बड़ा विकास नहीं कर सकते थे। डेली वो कमाते थे, डेली वो अपना कंज्यूम कर लेते थे। तो वो कोई विकास भी नहीं कर पाए, उसको शिक्षित नहीं बना पाए उनके माता पिताजी विलास को। ना तो उसके शिक्षित बना, एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर किए, इन्वेस्ट किए, ना तो उसके हेल्थ को केयर किए, क्योंकि वो गरीब थे ना। वो सिर्फ अपना जीवन यापन यानी अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लेते, बस इतना ही बहुत था, क्योंकि उनकी अर्निंग बहुत मिनिमम थी। तो न तो एजुकेशन पर केयर किए, न तो उसके हेल्थ केयर पर केयर किए, न तो जब एजुकेशन पर ही केयर नहीं किए तो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, तो कोई भी फील्ड में वो ट्रेनिंग या स्किल नहीं गेनिंग कर पाया। तो उसका स्पेशलाइजेशन या एजुकेशन जो भी स्तर था वो बहुत लो लेवल का था, या कहने कुछ नहीं था, यानी अशिक्षित था। तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि वो भी बहुत मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर सरवाइव करता रहा। उसके परिवार बहुत मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक जो है वो उनकी एग्जिस्टेंस रही, उसका उन लोगों का अस्तित्व था, और बीमारी से हमेशा ग्रसित रहते थे। और जब वो ही बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही उन्हीं का व्यवसाय अपनाती है, वैसे अशिक्षित बने रहते हैं, और एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। तो ये लोग हम देखे थे कि एक जो इसमें एक्टिविटीज़ हुई थी इस स्टोरी के थ्रू, नॉन मार्केट और मार्केट एक्टिविटीज़ का दोनों देखें तो कमा रहे हैं, दोनों अर्निंग कर रहे हैं अच्छा पैसा। साकाल और विलास दोनों मित्र थे, लेकिन अंतर यही है कि साकाल में जो इन्वेस्टमेंट किया गया एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग पर, वो विलास में नहीं किया गया। इससे साकाल की जो प्रोडक्टिविटी यील्डिंग थी वो विलास से कहीं अधिक है, और उससे जो भी गुड इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में या कंट्री पर, वो साकाल के थ्रू अच्छा एक ग्रोथ रेट कंट्री पा रही है। लेकिन विलास के थ्रू वही एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसी हुई है, जिससे एक वही संतुलन अवस्था है, ना तो आगे ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है, डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रही है, बल्कि वो विलास की अगर और देखें जो विशेष साइकिल है, वो ये लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में यानी एक विशेष साइकिल में फंस गया है। वो ग्रोथ रेट जो बढ़ना चाहिए इंक्रीजिंग रेट से, वो नहीं बढ़ पा रहा है। जबकि साकाल के स्टोरी में देखते हैं तो ग्रोथ रेट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, और एक जो उससे जो कम्युनिटी उनकी पहले की तुलना में एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग थी वो कहीं बहुत अधिक है, जिससे पूरा राष्ट्र का भी इनकम बढ़ा है। यानी साकाल की स्टोरी से जो इंक्रीजिंग रेट से ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और कंट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा है। और विलास की स्टोरी से वह एक इक्विलिब्रियम ट्रैप पर, यानी पहले जैसे अवस्था में था वैसे ही बना हुआ है, विशेष साइकिल में फंसा हुआ है दुष्चक्र में, और जो ग्रोथ रेट है वो बहुत मिनिमम रेट पर और एक कांस्टेंट रेट से वो कंटेन है, ठीक है, वहाँ पर स्थिर है। तो इससे क्या हुआ? इससे देश का विकास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उसका ही विकास नहीं होगा, समाज का भी उससे वही संदेश जाएगा, वही फॉलोअर बने रहेंगे, तो देश का भी विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें देश के विकास करने के लिए जनता पर, यानी कि पीपल जो रिसोर्स हैं उन पर केयर करना होता है, यानी उन पर एजुकेशन पर, उनके हेल्थ पर फोकस करके उनको केयर कर रखना होता है। और जब वो ग्रेजुएशन क्रॉस कर जाते हैं तो उनको किसी भी सेक्टर में स्पेशलाइजेशन देने के लिए उनको स्किलफुल बनाया जाता है, जिससे लेबर डिवीज़न हो सके और अच्छा बेस्ट रिजल्ट दे सकें। तो ये सब होते हुए हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी देखी थी कि फार्मिंग में या सेकेंडरी में या टर्सरी में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, उनमें मेन वुमेन में क्या डिफरेंशिएशन था, उनमें क्या डिवीज़न था, तो ये सब भी देख रहे थे। और उसमें क्या अहम रोल है पीपल एज रिसोर्स का, और अगर उन्हें केयर करते हैं तो अच्छी प्रोडक्टिविटी प्राप्त करते हैं, नहीं करते हैं तो लाइबिलिटी के रूप में बने रहते हैं। तो बेटा यहाँ तक हो गया था। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भी हम लोग पढ़ रहे थे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी जनसंख्या की क्वालिटी कैसे निखरती है, जब उस पर हम एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हेल्थ केयर पर फोकस करते हुए उनके न्यूट्रिएंट्स पर जो है ज़्यादा केयर करते हैं। और जब बच्चा बढ़ जाता है तो उनको किसी भी
सेक्टर में उनको स्पेशलाइजेशन देते हैं, उसको स्किल्ड फ्लो बनाते हैं, जिससे कि उनका लेबर डिवीज़न हो, इनकी क्वालिटी जो है अदर लेबरों से कहीं बेटर हो। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन से होता है। पहले एजुकेशन देखते हैं, उसके बाद हेल्थ पर भी केयर करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, जब उनको एजुकेट किया जाएगा, हेल्थ पर भी केयर किया जाएगा। इसके बाद अल्टीमेटली अगर डिसाइड करें तो इनके द्वारा किसी भी कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़ता है, यानी ग्रोथ रेट की क्वालिटी, जो ग्रोथ रेट बढ़ती है इंक्रीज रेट से, वो पीपल एज सोर्स पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, और उनमें किसी क्षेत्र में उनको स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा प्रोवाइड करा करके। तो ये सब इम्पोर्टेंस एजुकेशन में कैसे आता है, यानी जो भी इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, ये पॉपुलेशन में तभी इंक्रीजमेंट होगा जब हम उस पर केयर करते हैं, यानी अवेयर होते हैं। ये सब हम स्टोरी साकार विलास के थ्रू भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि स्पेशल अगर इस पर देखें, फोकस करें, कहाँ जोर दिया जाए जिससे कि किसी व्यक्ति का विकास हो, यानी वो एक अच्छा उत्पादक बन सके, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी जो हो, यानी यील्डिंग कैपेसिटी हो, यानी एबिलिटी हो। ये सब उनमें तभी आएगा जब उनमें हम निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी उसमें पोटेंशियलिटी आती है, और उसका विकास होते साथ साथ देश का भी विकास होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई योजना परियोजना लाए। गवर्नमेंट का जो भी स्कीम आया उसके थ्रू हम देखे थे कि इसमें जो भी मिराइकल चेंजिंग आया, चमत्कारिक प्रभाव आया, जो भी इम्पैक्ट आया, वो इम्पैक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन पर ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस की, और विशेष रूप से जो कमज़ोर वर्ग महिलाओं की थी उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए ये अधिक से अधिक अपने देश का विकास करने के लिए वहाँ की कम्युनिटी में जो महिलाओं का एजुकेशन लेवल बहुत लो था उस पर फोकस किया गवर्नमेंट ने। और इसके लिए नवोदय विद्यालय की भी स्थापना हर ज़िले में की गई, जिससे एजुकेशन का जो लेवल है वो एक बेटर बनाया जा सके। तो बेटा ये भी सही बात है, जो भी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं, वो एजुकेशन लेवल को एक अच्छा कंडीशन में पहुंचाने के लिए खुल रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा मैसेज आता है, अच्छा एक प्रभाव देखने को मिलता है कि सोसाइटी में एजुकेशन लेवल अच्छा हो रहा है। फिर भी प्राइवेट सेक्टर के और भी स्कूल जो खुल रहे हैं, बड़े धड़ल्ले से खुल रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इससे वो लोग अर्निंग के लिए सिर्फ एक माध्यम बनाते हैं, मीडियम बनाते हैं, जबकि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, उनको एजुकेशन क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, जोर देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि हर स्कूल के लिए ऐसा विधान हो कि उनकी क्वालिटी एजुकेशन का जो हो वह एक अच्छा रिजल्ट दे, उसका रिस्पांस बच्चों में अच्छा देखने को मिले, जिससे वो भविष्य में जो भी परफॉर्मिंग करें, जिस क्षेत्र में जाएं, वो अपना बेस्ट रिजल्ट दें। तो गवर्नमेंट ने कई वोकेशनल स्ट्रीम पर भी ध्यान दिया, जिससे एक लार्ज नंबर में हाई स्कूल में जब भी बच्चा क्रॉस हुआ तो उसके बाद उस पर जो है किसी भी स्किल के लिए ट्रेनिंग देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए गवर्नमेंट भी आगे बढ़ती है, कहती है कि हाँ, इस किसी भी आप स्किलफुल सेक्टर में जा रहे हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन या वोकेशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप अधिक से अधिक डिप्लोमा लीजिए, उस क्षेत्र में आप अपना स्पेशलाइजेशन दिखाइए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई योजना परियोजना लाई, कौशल बहुत प्रधानमंत्री कौशल योजना परियोजना भी आया। तो इसमें विद्यार्थियों को उनके कौशल के हिसाब से उनको किसी क्षेत्र में एक ट्रेनिंग दी जाती है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 151 करोड़ इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 151 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट किया गया था एजुकेशन पर। वहीं अगर देखें तो 11th 5 ईयर प्लान में 3766.90 करोड़ रुपीज़ एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर किया गया था। देखिए कितना, ये आपका जो भी 5 ईयर प्लान है, तो इसमें जो भी हमें जितने भी डिकेड का अंतर मिलता हो, फिर भी देखें तो बहुत अधिक जो है एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। फिर भी कंडीशन देखें तो यहाँ पर जो भी डिफरेंशिएशन है मेन एंड वीमेन में, वो बहुत ब्रॉड है। तो इस जो भी ब्रॉड खाई है इसको पाटना चाहिए।
तो गवर्नमेंट इसकी के लिए कई क्रियाएं भी कर रही हैं कि महिलाएं अब कंधे से कंधा मिलाएं बच्चों के साथ और आगे बढ़ें एजुकेशन में और अपनी हिस्सेदारिता समाज में अधिक से अधिक प्रदान करें। इसलिए अब महिलाएं भी यानी छात्राएं भी छात्र के साथ अब हर कार्य के लिए, हर जॉब के लिए, एजुकेशन गेनिंग करने के लिए वो कंधे से कंधा मिलाकर अब साथ में आगे बढ़ती हैं और एक अपना कोई भी कार्य करने के लिए वो अपना बेस्ट रिजल्ट देना चाहती हैं। तो अब देखिए ये जो व्यवसाय है आपका टीचिंग प्रोफेशन या कोई अन्य प्रोफेशन है, महिलाएं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। वो चाहती हैं कि इसमें उनको अच्छा कुछ करके दिखाने का मौका मिलेगा और शिक्षा में वो अच्छी तरह से उनको एक जॉब का भी अवसर मिलेगा। तो अब बेटा अधिक से अधिक गवर्नमेंट भी चाहती है कि मेन तो मान लीजिए जो शिक्षा का स्तर है वो एक अच्छे कंडीशन पे है, फिर भी वो भी उनका कंडीशन बढ़ने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन महिलाओं की कंडीशन पहले की तुलना में बढ़ी है, लेकिन मेन की तुलना में अभी भी बहुत महिलाएं शिक्षा के स्तर में पीछे हैं। तो गवर्नमेंट की एक अहम भूमिका बनती है कि महिलाओं को और ज़्यादा फोकस किया जाए, उनको एजुकेशन के लिए ऐसा स्कूल का माहौल हो, नज़दीक हो कि वहाँ पर जाकर वो शिक्षा ग्रहण कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो कई स्कूल खुल रहे हैं। गवर्नमेंट का यही होता है, एम होता है कोई भी बच्चा अशिक्षित न रह सके और सभी को शिक्षा प्रोवाइड हो सके। तो इसके लिए कई स्कूल भी खुल रही है और इसके लिए गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर जो पहले की तुलना में फर्स्ट ईयर प्लान था 151 करोड़, उसकी तुलना में कहीं 11th ईयर 5 ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा बढ़ के 3766.90 करोड़ रुपीज़ हो गया। तो इससे कि अच्छा मैसेज जाता है जो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। The expenditure of education as a percent of GDP rose from 0.64% to 1951 to 52 to 3% in 2015 to 16। तो जो 1951 में जो 0.64% GDP का 0.64% एक्सपेंडिचर किया जाता था एजुकेशन पर, वह इंक्रीज होकर 2015-16 में GDP का 3% अब एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर होने लगा। तो ये सब हम लोग देखे थे कि इसका क्या जो क्वालिटी पॉपुलेशन है एजुकेशन से क्या इसके परिणाम निकल रहे हैं या क्या चुनौतियाँ बनी हुई हैं, तो इसको भी हम लोग कल पढ़े थे। तो इसमें ये था कि जो भी लिटरेसी रेट है वो तो बढ़ा है। पहले 18% 1951 जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब था, लेकिन अब 2011 में अगर देखें तो 74% है। यानी शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, भले ही डिफ्रेंसिएशन मैन एंड वीमेन में हो, कुछ न कुछ अंतर हो, लेकिन शिक्षा का स्तर इंक्रीज हुआ है। प्राइमरी स्कूल का जो भी सिस्टम था वह भी इंक्रीज हो गया है। यानी प्राइमरी स्कूल जो भी स्ट्रेंथ थे, यानी उनकी प्राइमरी स्कूल की नंबरिंग थी वो बहुत इंक्रीज हुई है 1951 से लेकर 2011 तक। अब स्कूल जो संख्या है 8.58 लाख हो गया है प्राइमरी स्कूल। लेकिन चुनौतियाँ यही हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो बहुत वास्ट डिफरेंसेस है, बहुत विभिन्नताएं हैं मेन और वीमेन में। और देखें तो विभिन्न कास्ट के पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन diluted by the poor quality of schooling and high dropped rate। भले ही अधिक से अधिक मात्रा में स्कूल खुल रहे हैं, हाई क्वांटिटी में खुल रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी है उनकी वह पुअर क्वालिटी है और उनके खुलने से, अधिक संख्या होने से ही शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ सकता है। इसलिए एक्सपेंशन होना स्कूल का अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी भी एक मेंटेन रहे, वो डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। ये सब कल तक चर्चा हो गया था बेटा, इसलिए मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ जिससे पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक आपको मेमोराइज होता रहे और आपको एक चैप्टर का पूरा प्रॉपर जो मीन्स है कि क्या इसका एक जिस्ट है, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, ये आपका बराबर आपको इससे आपका मीन्स यानी भाव आपको खुद ही मालूम होता रहे। इसलिए ये आपको रिवाइज कराना बहुत ज़रूरी है। ये आपका जल्दी ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। फिर भी आप जितना भी वीडियो बन रहा है आप उसको बराबर देखते रहिए।
तो ये सब चैलेंजेज भी आप देख लीजिए कि चुनौतियाँ क्या हैं, और ये सब जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पीपल में, तो एजुकेशन और हेल्थ केयर पर फोकस करते हुए, यानी को स्किलफुल बनाते हुए, इससे तो इनकी लिटरेसी रेट तो बढ़ा, स्कूल की संख्या भी बढ़ रही है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ, लेकिन चुनौतियां हैं कि जो भी डिफ्रेंसिएशन है एजुकेशन लेवल का मेन एंड वीमेन में, और उसके अंदर जो भी कास्टिज्म है, यानी कि जो भी जातियां हैं, उसमें भी बहुत एक वास्ट डिफरेंस देखने को मिलता है। और दूसरा चुनौतियाँ ये थी कि ह्यूज क्वांटिटी में एक्सपेंशन में स्कूल बढ़ना ही अच्छी बात नहीं है, बल्कि क्वालिटी को भी निखारना चाहिए, क्वालिटी को बरकरार मेंटेन रखना चाहिए। देयर आर मेनी स्टेप्स वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट, कई स्टेप लिए गए हैं कि इनकी जो चुनौतियाँ हैं उनको कम किया जाए, अधिक से अधिक जो पिछड़े तबके के लोग हैं वो भी आएँ और एजुकेशन गेनिंग करें, जिससे कोई भी बच्चा अनएजुकेटेड न रहे। इसलिए गवर्नमेंट ने जो भी गरीब बच्चे हैं वो सिर्फ उनका बेसिक नीड्स उनके गार्जियन फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 1 क्लास से लेकर 8th क्लास तक, यानी कह लें तो 14 एज तक बच्चों को फ्री एंड कास्ट एजुकेशन दिया जाता है। इसके साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 6 to 14 ईयर्स बाई 2010 तक अगर देखें, अच्छा 2010 के द्वारा जो भी गवर्नमेंट ने कदम स्टेप उठाई, वह क्या किया, वो ये फिक्स कर दी कि सभी गार्जियन को अपने बच्चे को जो 6 साल के बाद स्कूल में एडमिशन कराते हैं, वो 6 साल से लेकर 14 ईयर तक, 6 to 14 ईयर्स तक उनको एलिमेंट्री एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड कराना है अपने बच्चों को, जबकि गवर्नमेंट उनसे उनको फ्री एंड कास्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो इसके लिए कई जो भी स्ट्रेटजी या पॉलिसी गवर्नमेंट लाई कि बच्चे तब भी नहीं आ रहे थे, तब उन्होंने मिड डे मील भी आगे मैं पढ़ाऊँगा, उससे मिड डे मील से क्या प्रभाव आया, तो उनका शिक्षा के इंक्रीजिंग करने के लिए जो भी प्लानिंग लाई गई वो बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध हुई। तो इससे ये हुआ इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स। जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट के द्वारा कम्युनिटी को एजुकेशन के लिए एक ऐसा प्लानिंग लाया गया, जिससे कि वहाँ के लोग और भी शिक्षा का स्तर गेनिंग करें, और यही देखते हुए यह पूरा वैश्विक इस पॉलिसी को अपनाया, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन जो था ये सिर्फ केंद्र सरकार या अपने देश के राज्य सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए फ्री एंड कास्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे ये पूरा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है अचीविंग कर रहा है पूरा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का, उसका जो भी इम्पैक्ट आ रहा है वो पूरा यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है, यानी पूरा वैश्विक स्तर पर देखें यह प्रभाव न केवल भारत में ही देखने को मिलता है, यानी 6 to 14 ईयर के बच्चे अब एलिमेंट्री एजुकेशन विदाउट एनी पेइंग फी गेनिंग कर रहे हैं, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कास्ट हो गया है। ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंपस have been initiated to increase the enrollment in elementary education। तो अच्छा, अगर कोई बच्चा बीच में मान लीजिए किसी कारणवश अपना स्कूल छोड़ देता है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए ब्रिज कोर्स उनको करना होता है, जिससे उनका ये कंपनसेट जो एजुकेशन है वो फुलफ़िल हो सके, और उनके जो बीच में पढ़ाई की ब्रेक हुई थी वह कंप्लीट हो सके। तो इसके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू इसको लाते हैं और इसका ब्रिज कोर्स कराते हैं जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो बेटा अभी इसको कंप्लीट करना है और आपको कल पढ़ाएंगे वैसे हेल्थ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कैसे हेल्थ से ये वैल्यू होती है, यानी उसकी क्वालिटी निकलती है। तो अभी और पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपका अभी पूरा टॉपिक नहीं ख़त्म हुआ है। तो ये सब गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू,
उसके बाद आपका मिड डे मील आया। मिड डे मील में यहाँ 2 प्रॉफिट आया। पहले तो ये हेल्थ इम्प्रूवमेंट कराया, दूसरी बात आपको एजुकेशन इम्प्रूवमेंट कराया। रीज़न ये है कि जो भी बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके माता पिता उनकी बेसिक नीड्स यानी उनको रोटी कपड़ा मकान ये सब भी फुलफ़िल नहीं करा पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि बच्चे यानी उनके माता पिता जो गार्जियन हैं, वो सिर्फ बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने तक ही उनकी कैपेसिटी है। तो क्या करें? तो गवर्नमेंट ने मिड डे मील एक प्लानिंग लाई, स्कीम लाई, जिसके थ्रू बच्चों को फ्री एंड कास्ट मील स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में दिया जाता था, जिससे बच्चे यानी गार्जियन अपने बच्चों को भेजें और विदाउट पेइंग एनी रुपीज़ दे कुड गेन द मील एट स्कूल इन प्राइमरी स्कूल। वो बिना एक भी रुपए पे किए फ्री कास्ट भोजन ग्रहण कर सकें, जिससे उनका हेल्थ स्टेटस सही हो। हेल्थ पर गवर्नमेंट ने केयर किया और उसका जो प्रभाव आया उसके लालच में, यानी उसके भोजन के प्रभाव के कारण जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे बच्चे आते थे, उनका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और इसी के बहाने शिक्षा का स्तर भी बढ़ने लगा। तो एक लुभावना प्रकार से कह लीजिए, एक अवसर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है कि चलिए कोई बात नहीं, आपके बेसिक नीड्स को हम केयर करेंगे और इसके बाद आपको एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव कराएंगे। तो ये मिड डे मील का स्कीम यही था कि दोनों के थ्रू ही आपका जो भी पॉपुलेशन यानी ह्यूमन रिसोर्स है, लाइबिलिटी के रूप में जो बनने वाला है, यानी विशियस साइकिल में फंसने वाला है, गवर्नमेंट केयर करती है और ये खुद ही अपने रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर करते हुए फ्री कास्ट बच्चों को मिड डे मील के थ्रू उनके हेल्थ केयर पर भी फोकस करती है, उनके न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराती है, उनको एक स्वस्थ व्यक्ति बनाती है, जिससे वो देश के लिए एक एसेट बन सकें, और एजुकेशन भी प्रोवाइड कराती है जिससे वो एजुकेटेड हो सकें, अच्छा अपना किसी भी सेक्टर में वो बेस्ट परफॉर्मिंग दे सकें, अच्छा रिस्पांस मिले, अच्छा कंट्री को अच्छा रिस्पांस जब मिलेगा उनकी नेशनल इनकम बढ़ेगा तो अपना देश भी विकसित हो जाएगा। तो मिड डे मील का बहुत अच्छा स्कीम था। इसकी जो थिंकिंग थी वो बैकग्राउंड में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा ये साबित भी हुई, बहुत सक्सेस हुई और चल भी रही है। समथिंग इंडिकेटर ऑफ आवर एजुकेशन क्वालिटी, कुछ भी जो यहाँ इंडिकेटर दिया गया है एजुकेशन क्वालिटी का, यहाँ आपको ग्रास एजुकेशन रेशियो जो है वो दिखाया, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है वो क्या है यहाँ देखते हैं। इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 years to 25% by 2017-18 and to reach the target of 30% of 2020 to 21। तो यार 2017 to 18 में जो भी एजुकेशन का एनरोलमेंट रेशियो था वो 25% 2% था, लेकिन ये कह रहे हैं कि टारगेट गवर्नमेंट का है कि 30% 2020 तक हो जाए। द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization, and networking on the use of information technology। तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है कि ह्यूमन एसेट यानी ह्यूमन कैपिटल तभी बनेगा जब उस पर हम बढ़ती दर से पहुंच प्राप्त करें, यानी उस पर एक्सेस हो सकें, क्वालिटी ला सकें एजुकेशन का, हर चीज़ अपना हेल्थ केयर का, और एडाप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, जो भी करिकुलम है एजुकेशन का यानी सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस करें और अच्छा एक ऐसा सिलेबस बनाएं जिससे बच्चा अधिक आगे बढ़कर विकास करे और कोई भी अपना स्पेशलाइजेशन अच्छा दे सके, यानी उसका नॉलेज गेनिंग अच्छा हो और अच्छा शिक्षा का स्तर बढ़े, यानी शिक्षा के स्तर में सुधार करना है, वहीं पर बने न रहें, बढ़ते हुए देश के विकास की दौड़ में हम भी बने रहें, यानी जो भी करिकुलम है उसको संशोधित करना है जिससे कि जो कि विकास के मार्ग में बाधा बनी हुई है। तो वोकेशनलाइजेशन भी करना है उनको, एक व्यवसाय कोई जो भी अपनाना चाहते हैं उसमें हमें एक अच्छा ट्रेनिंग देना है उसको, उन लोगों को एक स्किलफुल पर्सन बनाना है।
जिससे उनका जो भी डिवीज़न हो लेबर में वो अच्छा परफॉर्मिंग दे। और नेटवर्किंग पे भी अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई बच्चा जाना चाहता है तो अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करें, जिससे अपने देश का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सही हो, विदेशों में अधिक से अधिक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टिंग हो, जिससे नेशनल इनकम इंक्रीज हो, अपना कंट्री डेवलप्ड हो सके। तो आजकल देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी चेंज होती जा रही है, जिसके थ्रू हमारे काम करने का ढंग जो था वो कितना बदल गया, कितने कम समय में हम कर पाते हैं, ये सब देखते हैं। द प्लान आल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो जो भी फोकस है काम करने का, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन को भी इंक्रीज करना चाहिए कि मान लीजिए कोई रोज़गार में इन्वॉल्व है बच्चा, वो भी शिक्षा मान लीजिए पहले से ही वंचित था, डिप्राइव था, तो उसको ऐसा भी एक एटमॉस्फेयर दें, उसको चांस दें, अपॉर्चुनिटी दें कि वो भी डिस्टेंस एजुकेशन को एक्सेप्ट करते हुए वो भी एजुकेटेड बन सके, यानी रोज़गार करते हुए भी वो शिक्षा को प्राप्त कर सके, अचीव कर सके। तो कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, तो हम कन्वर्जेंस कर सकते हैं फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में, यानी उनको फॉर्मल एजुकेशन भी दे सकते हैं और देते भी हैं। जो हम डायरेक्ट टीचर क्लास में बिफोर बच्चों को एजुकेशन देते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन डिस्टेंस वाला जो होता है एक नेटवर्क के थ्रू, यानी कंप्यूटर के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू हम एजुकेशन गेनिंग करते हैं, वो नॉन फॉर्मल होता है। तो अभी जो मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, यानी ऑनलाइन चल रहा है वीडियो का क्लास, ये आपका नॉन फॉर्मल है। डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उनको डिस्टेंस से एजुकेशन देना चाहिए। अगर बच्चा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाना चाहता है, टेक्निकल वर्क करना चाहता है, तो उनको अच्छी तरह से एक लेवल टेक्नोलॉजी बनाना चाहिए और उनको अच्छा तरह से एक स्किलफुल टेक्निकल पर्सन को उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, जिससे अपनी देश की टेक्निक इंक्रीज हो सके, लेवल इम्प्रूवमेंट हो सके, उन्होंने अमेंडमेंट कर सके। There has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in specialized area। तो यहाँ आप देखते हैं क्या हुआ है, जो भी यूनिवर्सिटी थी कई बहुत संख्या में, वो एक महत्वपूर्ण ग्रोथ रेट यानी अच्छा ग्रोथ रेट गेनिंग की है, किया जा रहा है। एंड जो भी इंस्टीट्यूशन है वो हायर लर्निंग स्पेशलाइजेशन एरिया में इंक्रीज़ करें, यानी अच्छा जो है स्पेशलाइजेशन क्वालिटी बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो भी इंस्टीट्यूशन है उनका जो भी यूनिवर्सिटी है वो संख्या में भी अधिक है और उनमें जो ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लिटरेसी रेट यहाँ देखते हैं तो ये जो बार दिया गया है वो ब्लू कलर का पर्सन का है, यानी दो मेल एंड फीमेल दोनों इसमें इंक्लूड हैं, और रेड वाला मेल का है और ग्रीन कलर का जो है वो फीमेल का है। तो देखिए यहाँ पर जो भी रेड लेवल है वो कंटिन्यूअस एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा है, लेकिन आप देखिए जो वीमेन का है वो बढ़ा तो है लेकिन बहुत धीमी गति से बढ़ा है, और कहीं अब जा कर के 2001 और 2011 में थोड़ा उनकी जो इंक्रीजिंग रेट थी वो पहले की तुलना में बढ़ी है, लेकिन फिर भी मेन से कम है। तो आप देखिए ये आपको वर्टिकल एक्सिस पर 9 से 90 तक, 9 से 19 तक, सॉरी 0 से 19 तक आपको यहाँ डिजिट दर्शाया गया है। यहाँ 1951 से लेकर के 2011 तक यहाँ पर लिटरेसी रेट दर्शाया गया है। इसको आप खुद समझिए कितने दर से बढ़ रही है, लेकिन इसमें मेन में क्या डिफ्रेंसिएशन है, उसमें अभी एजुकेशन में कितना डिफरेंट है, कितना डिवीज़न है। तो आप देखिए कितने कॉलेज यहाँ खुले हुए हैं, नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, इनरोलमेंट एंड फैकल्टीज़। आप 1950 से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलेजेस थे कितना इंक्रीज हुए हैं 2015 तक, यानी 16 तक। उसके बाद कितना यूनिवर्सिटी इंक्रीज हुआ है, स्टूडेंट इंक्रीज हुए, पॉपुलेशन बढ़ रही तो स्टूडेंट इंक्रीज ही होंगे। गवर्नमेंट फ्री इन कास्ट दे रही है 1 to 8 क्लास तक, यानी 6 to 14 ईयर तक। तो वो भी पुअर फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं वो भी अच्छा लाभ ले रहे हैं, और मिड डे मील का भी अच्छा उन पर हेल्थ पर प्रभाव जा रहा है। इससे प्रभावित होकर यानी अट्रैक्टिव होकर बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो इससे इम्प्रूवमेंट तो हुआ है।
लेकिन जो भी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं तो वो सिर्फ गुड क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। इससे गवर्नमेंट को यहाँ पर फोकस करना चाहिए और उनको ये हिदायत देना चाहिए कि बच्चों को अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करें। नाइदर गवर्नमेंट विल बी सीज्ड दियर मीन्स मान्यता एफिलिएशन एफिलिएटेड जो भी मानता है उसको रद्द कर दें। तो ये है बेटा। तो यहाँ पे भले ही एफिलिएटेड हो स्कूल या कॉलेज, एफिलिएटेड मीन्स मान्यता, लेकिन वो क्वालिटी अगर नहीं दे रही है स्कूल की में एजुकेशन बच्चे टीचर के द्वारा नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो स्कूल एक नाम मात्र का स्कूल है, यानी कमाने का जरिया है। तो बच्चों को चाहिए कि अच्छा एजुकेशन टीचर प्रोवाइड करें, उनको अच्छा टीचर मिल सके जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, वो देश के अच्छे नागरिक बने, जिससे देश में उनका एक अहम योगदान हो। जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज कर सके, जिससे अपना नेशनल इनकम इंक्रीज हो, अपना कंट्री डेवलप्ड हो सके। तो बेटा बस यहाँ तक ही आज, क्योंकि ये आपका वीडियो अब 45 के अबव हो चुका है मिनट का। तो आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।